चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट अमेजिंग सा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अगेन इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आप एनसीईआरटी को समझ रहे हो, समझ के लर्न कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आई होप कि आप अपने हेडफोन्स के साथ हो एंड यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर, रिवाइजिंग इट। आप हर एक एनसीईआरटी की लाइन को एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स रीड कर रहे हो, राइट? ईदर यू आर डूइंग इट या लिसनिंग इट, राइट? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि ये नाम बता रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स, बायो यानी कि लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड, हमारे जो इंटरनल बॉडी है, जो सेल्स प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारी मॉलिक्यूल्स फंक्शन कर रही है। और वो फंक्शन, वो मॉलिक्यूल्स है क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि इंटरनल बॉडी के अंदर भी ना, अपार्ट फ्रॉम सेल्स के अंदर जो कॉम्पोनेंट, उसके अलावा देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। अगर एक भी मॉलिक्यूल का डिसफंक्शन हुआ, गॉन केस, राइट? तो हमें इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी को समझनी है, तो हम इसका बेसिक पार्ट, एकदम बेसिक लेवल समझेंगे। इसका एडवांस लेवल भी आप करोगे अगर आप हायर क्लासेस में इसको परस्यू करोगे तो। ठीक है, इजी चैप्टर है बट हाँ क्वेश्चंस आएंगे हर बार की तरह। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज अ वाइड वैरायटी बाय डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया है, आई होप आपने वो चैप्टर देखा होगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था, बहुत जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर था। ठीक है, और ज्यादा कुछ लर्न भी करने वाला नहीं था। न्यू एनसीईआरटी में तो बहुत सारे डिलीटेड पोर्शन है, आई एम ऑलवेज गिविंग यू द सजेशन कि आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें प्लीज। डिलीटेड पोर्शन है बट हाँ रिवीजन के लिए आप मेक श्योर कि आप एक बार थ्योरी पढ़ लो उसकी, बट रिवीजन के लिए मेक श्योर यू आर जस्ट रिवाइजिंग इट थ्रू न्यू एनसीईआरटी, राइट? जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ही पढ़ा था कि ना हमारे लिविंग वर्ल्ड में ना भर भर के डाइवर्सिटी है। नाउ अ क्वेश्चन, जैसे कि अगेन ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि ताकि क्यूरियोसिटी आ सके। क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन अवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारी जो बॉडी है, हमारा अर्थ क्रस्ट है, सब कुछ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से बना हुआ है। You have learned in chemistry how एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। हमने केमिस्ट्री में 11th में भी आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि एलिमेंट की एनालिसिस कैसे करती है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है। होप कि आपके लेबोरेटरी में, आपके स्कूल में वो परफॉर्म कराया होगा। ठीक है, कि कैसे करते हैं, नहीं कराया यूट्यूब पे जाके देखिए, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिटेल्स वीडियो कि अगर मेरे पास कंपाउंड है मैं उसकी एलिमेंटल एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ, राइट? इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, बट हमने सोचा कि ठीक है अगर वो एलिमेंट को बता सकता है तो व्हाट अबाउट आवर प्लांट टिश्यू? हम बायो वाले हैं, राइट? तो हम प्लांट टिश्यू को समझेंगे, एनिमल टिश्यू को समझेंगे, माइक्रोबियल पेस्ट को समझेंगे। अगर मैंने ये सबको एनालिसिस किया बहुत डीप में जाकर, तो मुझे ये तो पता है उसके अंदर सेल्स है, लेकिन सेल्स के अंदर भी कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होगी, मुझे उसकी एनालिसिस करनी है। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट ऑब्टेन किया। वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, देखा कि हमारे इंटरनल बॉडी में भी वही पाया जाता है, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंड सेवरल अदर्स एंड द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू। कि ये तीनों तो मेन है, लेकिन और भी डिफरेंट नाइट्रेट्स, सब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हमारे लिविंग टिश्यू में पाए गए हैं। If the same analysis is performed on the piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list. कि भाई जब भी मैंने एलिमेंटल एनालिसिस किया हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो वी कैन ऑब्टेन एंड वी कैन फाइंड अ सिंपल एंड यू कैन से अ सिमिलर ऑब्टेन लिस्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर चीजें हम उसको देख सकते हैं, उसके अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? कि अगर आपने देखा, आपने सामने रखा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये एलिमेंट पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एलिमेंट पाए जाते हैं, तो कैन यू इमेजिन हमने मिट्टी से ही जन्म लिया और मिट्टी में ही खत्म हो जाएंगे। दिस इज सो रिलेटेबल इन दिस, राइट? कि हम जहां से हमने जन्म लिया वहां पे खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स वी हैव अ सिमिलर कॉम्पोजिशन लाइक डिसॉल्व लाइफ। कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? की बहुत सारी जो चीजें हम साइंस में पढ़े, दे आर सो कनेक्टेड, इंटररिलेटेड, दैट्स अमेजिंग, राइट? व्हाट आर द डिफरेंसेस? हमने देखा कि भाई डिफरेंसेस भी बहुत होंगे, सिमिलैरिटीज तो हद से ज्यादा होगी। No such differences could be made out, but unfortunately हमने देखा कि ज्यादा तो डिफरेंस नहीं बोल सकते, मतलब नेग्लिजिबल 0.001% का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा जो डिफरेंस हम डिस्क्राइब करना चाहे वो डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। All the element present in a sample of earth crust are also present in the sample of living tissue, कि 99.99% जो हमारे earth crust में पाया जाता है वो हमारी बॉडी में भी पाया जाता है।
However, a closer examination revealed that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elemental is higher in any living organism than in earth crust. कि भाई उन्होंने बोल रहा है कि देखा जाए तो दोनों के अंदर ना कंपाउंड एनालिसिस करने के बाद सिमिलैरिटीज तो बहुत दिखी हुई है, बहुत मतलब 99.99% सिमिलैरिटीज है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत कम है, जिसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि डिफरेंस इतने कम डिफरेंस को डिस्कस करना हमारे लिए इतनी वैलिडिटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो इतने सारे सिमिलैरिटीज है हम उसको स्टडी करेंगे। तो बोला कि डिफरेंसेस मैं एक बात में बोल सकता हूँ कि रिलेटिव अबंडेंस जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में जाता है बहुत डिफर करता है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हमारे पास जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है उनका जो रिलेटिव अबंडेंस हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। इजंट इट एस्टोनिशिंग? ये बात जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा चौंका देने वाला भी है, राइट, कि हमारे अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी हम समझते हैं कि हम एनालिसिस करेंगे कैसे, साइंटिस्ट एनालिसिस कैसे किया टिश्यूज के अंदर, क्योंकि आपने 11th 12th में 12th का प्रैक्टिकल्स में समझ लोगे कि कंपाउंड की एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब आपको इस जूनियर लेवल पे सिखा दिया जाएगा। लेकिन एक बोलते हैं ना एक लिविंग टिश्यू का एनालिसिस करना इज क्वाइट ट्रिकी और बहुत डिफरेंट मेथड से जाना पड़ता है। इसका थ्योरी दिया हुआ है, 12th में भी इसका एक दो प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। मजेदार प्रैक्टिकल आपको रियल में समझ में आएगा, क्योंकि दिस इज ऑल दैट इज प्रेजेंट हियर, दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट अमेजिंग चार्म। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कैसे एलिमेंटल एनालिसिस होता है केमिकल कंपोजिशन का। ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हम एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, कि भाई इसका आंसर मुझे मिलेगा कैसे। तो इसका आंसर ऑफकोर्स एनसीईआरटी हमारी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन में पूछती है आंसर बता देती है, क्यूरियोसिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बट हाँ, इसमें आंसर बोल रहा है कि टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। जैसे कि आप केमिस्ट्री में भी केमिकल एनालिसिस करते हो, हमारी बॉडी के अंदर कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसकी एनालिसिस करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कि भाई कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू टेक अ लिविंग टिश्यू। इसमें एग्जांपल उन्होंने खुद ही ले लिया कि भाई आप ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, हमने ले लिया कौन सा टिश्यू, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, हमारे लिवर की कुछ सेल्स को ले लिया। अब उसको क्या करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे इन इट्स ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा। हाँ, कंफ्यूज मत होना कि हमने सिर्फ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लर्न कर लिया। क्या है, Cl3CCOOH। ठीक है, यूजिंग अ मोर्टर एंड अ पेसल। मोर्टर एंड अ पेसल वो पता ना, जिसमें जाके सब कूटते अच्छे तरीके से, एक बोल होता है उसमें ऐसा डालने का सब कुछ, लहसुन जो भी होगा बहुत कुछ कुचने का काम करते हैं, दैट इज मोर्टर एंड अ पेसल। ठीक है, जिसको ग्राइंड करने का काम करते हैं, राइट। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, कि हमें इसमें पानी भी कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन यू सी दैट कि बायो आपको सारी चीजें बता देता है, एवरीथिंग। कुकिंग का भी बहुत सारे आइडियाज इसमें मिल जाएंगे, राइट। तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझो इसे। क्या बोल रहा है कि हमें ना, जब हमने करे, हम इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे मोटर एंड पेस्टल के ऊपर। जैसे मोटर एंड पेस्टल देखा, आपको नहीं पता कैसा होता है, और ऐसा होता है, और यहाँ पे से लकड़ी होती है, जिसे कूटते हैं हम लोग, ऐसा कुछ मोटर एंड पेस्टल होता है। ठीक है, थिक, बहुत थिक सा पेस्ट, स्लरी यानी कि बहुत थिक सा पेस्ट हमें ऑब्टेन होता है। इट इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू द चीज क्लोथ और कॉटन क्लोथ, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। ये थिक स्लरी को ना हमने कॉटन क्लोथ के अंदर एनक्लोज करके ना स्क्वीज आउट कर लिया, क्या हो गया, पानी नीचे हो गया और ऊपर सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया। लेकिन हम तो बायो में पढ़ रहे हैं, हम इसको पानी और सॉलिड स्टेट नहीं बोलेंगे, हमने इसको एक नया नाम दे दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, उनको समझ में ही ना आए, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, उनको समझ में ही नहीं आए। देखते इसका नाम इन्होंने क्या दिया, बहुत भयंकर नाम है, थोड़ा इंग्लिश वाला नाम है, संभल के रहना। One is called the filtrate and more technically the acid soluble pool. ओहो, एंड द सेकंड रिटेंटेड और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कि एसिड सॉल्युबल जो पानी जो आपको नीचे गिरा हुआ है ना, उसको हमने 2 नाम दिया, या तो फिल्टरेट या तो एसिड सॉल्युबल पूल। और दूसरा जो चीज क्लॉथ में बच गया था ना, वो थिक जो बोलते हैं ना ड्राई सा सब्सटेंस, उसका नाम हमने क्या रख दिया, रिटेंटेड या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ऑफ कोर्स इसका नाम रिटेंटेड और फिल्टरेट सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल तो बहुत इजी, उसका नाम ही बता रहा है, स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि भाई वो चीज क्लॉथ के साथ नीचे आ गया तो एसिड सॉल्युबल पूल हो गया, चीज क्लॉथ के अंदर ही रह गया तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हो गया। Scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool. लेकिन हमारा काम क्या है, हमने पहले acid soluble pool जो पानी गिरा है ना, उसकी स्टडी करेंगे। आप फॉर एग्जांपल पोमोग्रेनेट का जूस बना रहे हो चीज क्लॉथ यूज करके, ऑफकोर्स आप उसका जूस पियोगे, पोमोग्रेनेट का ऑफकोर्स उसका जो मेन सीड जो रिटेंटेड वाला पार्ट इसको फेंक दोगे।
सिमिलरली हमने यहाँ पे बायो में क्या किया, उसका जो मेन हमारा एसिड सॉल्युबल पूल है हम उसकी स्टडी करेंगे डिटेल में। और साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर देम, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने वो ना ढूंढा, खोज निकाला। दैट इज इंपॉर्टेंट स्टफ। अभी हम चलते टेबल को हम बाद में रखेंगे, पहले इसके बाजू का थ्योरी है ना वो समझ लेते थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरी क्या बोल रहा है कि इन हायर क्लास यू विल लर्न अबाउट, आपका हायर क्लास में क्या पढ़ोगे, हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपकी बात नहीं है, आप हायर क्लास में एक्चुअल में आपको कोई लिविंग टिश्यू का दिया रहेगा, उसमें से आपको एनालाइज करना पड़ेगा और इसको आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। बट अभी आप समझ लो सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। इट विल सफाइस यू टू से दैट one extract the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other component। अब ये बहुत एस्टोनिशिंग बात है कि ना वो फिल्ट्रेट को भी ना बहुत अलग अलग प्रोसेस से जाना पड़ता है ताकि हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले और अनवांटेड चीजें ना मिले। इन अनदर वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड को आइसोलेट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। Analytical technique when applied to a compound gives us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound। इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है, सिर्फ बोलते ना बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा है कि जब हमने उसका एनालिसिस किया तो हमें प्रोबेबली इसका फॉर्मूला पता चला, उसका स्ट्रक्चर पता चला, सब कुछ हमें एक आइडिया मिलता गया। All the carbon compound that we get from the living tissues are called as biomolecules। तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का ना एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दिया कि हमें पता है हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड से बनी हुई है, कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बन कंपाउंड्स मॉलिक्यूल पाए जाएंगे उन सभी को बायोमोलिक्यूल्स बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना, कभी कभार ना असर्शन रीजनिंग में पूछ लेते हैं, और जब से असर्शन रीजनिंग आया ना तो आपको हर सेंटेंस के हर एक वर्ड पे ध्यान देना होगा। बोला गया इसके हर एक वर्ड वापस समझते हैं, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं कि हमें बाद में जब हम यहाँ पर हमें क्लिक हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा इसको 2-3 बार। इसमें बोल क्या रहा है कि ओके ये बोल रहे कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स, कैन यू इमेजिन दैट, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैज एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनके पास भी कुछ ना इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक भी होते थे तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। सो जो भी आपने जो फील्ड है वो इतना प्रैक्टिकल है ना कि आप जो भी पढ़ोगे सबका एक एप्लीकेशन पाया जाएगा, ठीक है। हाउ डू वी नो दिस, हमें कैसे पता चलेगा ये, अ स्लाइटली डिफरेंट बट अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। कि ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जैसे चीज क्लॉथ के अंदर बहुत अच्छे से हम उसको क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं, फिल्टरेट निकालते हैं, रिटेंटेट निकालते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक निकालना थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, वाह प्रोसीजर बता रहे, जैसे कि आपको पता है एक्सपेरिमेंटल बुक में प्रोसीजर होता है वैसे बता रहा है कि भैया आप ना क्या लो, एक स्मॉल अमाउंट में लिविंग टिश्यू लो, से अ लीफ और अ लिवर, और दिस इज कॉल्ड एज अ वेट वेट। कि आपके हाथों में जो अभी है वो क्या है, वेट वेट है, उसका तो वाटर कंटेंट भी है, बट उसको ना वाटर कंटेंट को हमें हटाना है ताकि हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे तरीके से मिल जाए, इसलिए इसकी वजह से उसको ड्राई कर लो। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, कि जितने भी वाटर है सब इवेपोरेट हो जाने चाहिए, उसको इतना ड्राई कर दो। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, वाह हमें तो पता ही नहीं था कि जो रिमेनिंग अपने पास बचेगा ना पानी सारा उड़ा देने के बाद वो ड्राई वेट होगा। वाह बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन। Now, if the tissue is fully blunt, all the carbon compound are oxidized to gaseous form CO2 and water vapor and are removed. What is remain is called as ash। कि अगर मैं बोलूंगी कि अगर टिश्यू को ना पूरा जला दिया जाए तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सब जाके ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएंगे, और जो भी हमारे पास बचेगा वो इनऑर्गेनिक ऐश बचेगा। और ये ऐश क्या क्या कंटेन करेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कि आपको पता ही नहीं था, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा हैज आल्सो बीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जब हमने एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को देखा तो उसमें ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी पाया गया था, लेकिन इनऑर्गेनिक को सेपरेट करने के लिए हमने एक डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव मेथड अपनाया जिससे हमें इनऑर्गेनिक के बारे में पता चला। Therefore, elemental analysis gives us the elemental composition of a living tissue। कि हमने जब एलिमेंटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उससे हमें एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चला, यानी कि कौन से कंपाउंड्स लिविंग टिश्यू में हो सकते हैं। एस्टोनिशिंगली हमें यह पता चला कि उसमें क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है,
कौन सा दोनों हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है एंड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, आई होप इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो बोल रहा है कि ओके, ऑक्सीजन, living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of a compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in a living tissue. कि हमने और भी अच्छे से एनालिसिस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट सब पता चल जाएंगे आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। आपको चैप्टर पढ़ के समझ केमिस्ट्री की वाइब आ रही है, इसलिए बोल रहा है कि फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एक्सेट्रा। कि भाई देखा जाए तो पूरा केमिस्ट्री है, एक केमिस्ट्री के नजरिए से देखा जाएगा तो इसके अंदर आपको कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन नहीं दिखेगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सब दिखेगा। बट हम बायो पढ़ रहे हैं तो फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड एक्सेट्रा। लेकिन हम तो बायो वाले हैं, हमने इसको ना बहुत ही अच्छे पार्ट्स में डिवाइड किया है, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब बोला कि अमीनो एसिड्स, तो चलिए हम ना अभी इंपॉर्टेंट टेबल्स को देखते हैं। जो ऊपर हमने टेबल देखा था ना उसको हम देखेंगे। टेबल इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चंस आते हैं भर भर के। क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इस चैप्टर में इस टेबल से। ठीक है, ये टेबल क्या है, ये टेबल है कि कंपैरिजन कर रहे हैं एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप देखोगे ना मोस्टली जो सिमिलैरिटीज बहुत है, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पे आई है, सिर्फ उसके रिलेटिव अबंडेंस पे। तो गौर फरमाइएगा थोड़ा इस पे कि देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, ये सब प्रेजेंट है किसमें, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी और अर्थ क्रस्ट में भी। ये अर्थ का क्रस्ट है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है। आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है, देखो सेफर साइड के लिए कर लो याद, लेकिन आपको ये भी उनका सिक्वेंशियल ऑर्डर भी पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा देखा जाए अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन करोगे, देन उसके बाद क्या आएगा, कार्बन। अब देखो मैं आपको नहीं अरेंज करके दे देती, लेकिन आप इससे क्या हो जाएगा, आलसी बन जाओगे। आई वॉन्ट, इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हो ना कि भाई आपको क्या करना है, जस्ट अरेंज करना है उसको कि ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर नेक्स्ट कौन सा। इससे क्या होगा, आप पहली बात एफर्ट डालोगे साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, रट्टोफाई मत करो कि भाई सामने वाले ने दे दिया अरेंज करके एंड यू जस्ट हैव टू लर्न। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको खुद से अरेंज करना। एक बार बैठ के ना पेन हाथ में रख के एक बार अरेंज करके देखो, एक दो बार में याद हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन मैं अरेंज करके दूंगी ना तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न दैट। ठीक है, सिमिलरली अर्थ क्रस्ट का भी आपको ना सीरियल वाइज हायर टू लोअर याद करना है। ठीक है, और उसके देखो सेफर साइड के लिए मैं बोल रही हूँ तो इसके वैल्यूज भी याद कर लो, क्वेश्चंस आते हैं वैल्यूज पे, क्या पता इस बार नीट का दिमाग खराब हो जाए और वो वैल्यूज दे दे। क्योंकि देखो पेपर तो आएगा एनसीईआरटी से, टफ बनाने का उसका यही तरीका है कि जो अनवांटेड चीजें से भी क्वेश्चंस पूछ ले, बस दैट्स इट, और वो कुछ कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट चलते हम ये कि कौन से फॉर्मूलेज है, ये तो भाई केमिस्ट्री का पार्ट, इनऑर्गेनिक कौन से पर्टिकुलर चीज पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स जैसे प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर, अब केमिस्ट्री आपने पढ़ा तो भाई ये आपके लिए बहुत ही चुनू सी चीज है, लेकिन हाँ प्रेजेंट तो हम समझ लेते हैं। नाउ हम चलते हैं अमाइनो एसिड्स के ऊपर। हमने अपने आप का भी स्टार्ट कर लिया है विद एन अमेजिंग सेक्शन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आज के जमाने में लोग ज्यादा इससे अवेयर होने लगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, नहीं कि कार्ब रिच। प्रोटीन जो अमाइनो एसिड से बना रहता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है एंड उसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है ऑन अ सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। आपको पता है कि जिस कार्बन है उस कार्बन से डायरेक्ट जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाजू को कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, उसके बाजू के कार्बन को गामा कार्बन बोलते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन के हमें पता है कि भाई ये जो लोकेशन है वो किसका है। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के कौन से पोजीशन पे कार्बन अटैच है उसको सिर्फ एक इंडिकेट करने के लिए इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि हेंस दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स, कि भाई देखो इसलिए वजह से ना उनको ना हमने क्या बोला कि अल्फा अमाइनो एसिड्स का नाम दे दिया है। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, उनको ना एक नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट सी चीज इसको हाईलाइट कर लो कि ना उसको नाम दिया हुआ है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्यों नाम दिया हुआ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बताती हूँ। देखो मीथेन क्या होता है, CH4, यहाँ पे होता है CH4। देखो CH4 होता है तो क्या होता है, कार्बन की ना जैसे कि यहाँ पे देखो कि CH4 होता है, यहाँ पे C डबल, यहाँ पे ये H, यहाँ पे H,
क्या कर दिया, ये H को रिप्लेस करके दूसरा कंपाउंड डाल दिया, दैट्स इट, एक H कॉमन रहेगा, ये हटा दिया, दैट इज वाई इसको नाम हमने दे दिया सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इस पर क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट हाँ एक्सप्लेनेशन के लिए समझना पड़ेगा कि भाई ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। देयर आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी। हमें पता है कि भाई मीथेन के अंदर ना 4 वैलेंसी होती है जिसमें हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई करके रखा है। दीज आर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन दूसरे में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि COH होता है। अमाइनो ग्रुप, एक कुछ अमाइनो ग्रुप N के फॉर्म में होता है फॉर एग्जांपल, एंड एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इज नथिंग बट एक कार्बन चेन प्रेजेंट हो जाता है। कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, कि भाई इसका नेचर क्या है, जो वेरिएबल R ग्रुप है उसके बेसिस पे ना अमाइनो एसिड बहुत ही अलग अलग प्रकार के। देखो एनसीईआरटी तो सब पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन सबसे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसके बेसिस पे अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं, ये कोई याद नहीं करेगा, मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ भाई, हाईलाइट करके हमेशा याद रख लो, हाईलाइट करके हमेशा याद रख लो। किस पे ऊपर डिपेंडेंट है भाई, नेचर ऑफ R के ऊपर। क्वेश्चन किसी पे आए ना आए बट इस पे क्वेश्चन तो पक्का ही आना है कि अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ R किस नेचर पे है उसके बेसिस पर डिफरेंट अमाइनो एसिड होता है, और सेशन में पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। However, those which occur in protein are of only 20 type। है तो बहुत, लेकिन जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 प्रकार के। आपके लिए बहुत ही खुशी है क्योंकि आपको 20 के 20 अमाइनो एसिड्स लर्न करने हैं, ठीक है। सॉरी, आपके अंदर खुशी है कि आपको ना सिर्फ 20 के 20 अमाइनो एसिड्स को लर्न करना है। Isn't it cool? ओके, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि the R group in this is the proteinaceous amino acid and could be hydrogen. The amino acid is called as glycine. A methyl group alanine, a hydroxymethyl serine, etc. 3 of the 20 are shown in the figure 9.1। यानी कि 20 आपको लर्न तो करने हैं लेकिन उसके 20 में से 3 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, देखो कि अमाइनो एसिड, हमने बोला कि अमाइनो एसिड क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड, ओके। तो अमाइनो एसिड क्या होता है कि अमाइनो एसिड होता है कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है कि C यहाँ पे आ गया, H के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। मैंने बोला था कि R जितना R वेरिएबल होगा उतना वेरिएशन आपको अमाइनो एसिड में दिखेगा। उसमें बोला कि समझो मैंने R को हटा के सिर्फ H कर दिया, राइट। उन्होंने क्या बोला कि मैंने सिर्फ R को हटा के क्या कर दिया, H कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रफ करती हूँ, R को हटा के H कर दिया, मतलब जो बाकी जो 3 थे जो कॉमन थे हमें तो फिक्स थे, H कर दिया। तो ऐसा अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देंगे, ग्लाइसिन नाम देंगे। यही जो वेरिएबल R है इसको हटा के मैंने क्या दिया, मिथाइल ग्रुप यानी कि अगेन CH लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, एलानिन नाम हो जाएगा। ये R ग्रुप जो वेरिएबल उसकी जगह पे मैंने हाइड्रोक्सी मिथाइल यानी कि CH2OH लगा दिया तो उसका नाम सीरीन बन जाएगा। तो कैन यू इमेजिन कि R किस वे से चेंज हो रहा है, उसके डिपेंडेंट क्या है, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारे इधर पाए जाते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, इसको हम डिटेल में और समझेंगे हम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ अमाइनो कार्बोक्सिल एंड द R फंक्शनल ग्रुप। किसी के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि अमाइनो ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है, R फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उस पर बेसिकली डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। कि भाई देखो बेसिस ऑन द डिफरेंस इन R हमने पढ़ा कि ग्लाइसिन होता है, एलानिन होता है, सीरीन होता है, लेकिन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जो दो फिक्स थे ना अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप ही होगा अमाइनो ग्रुप ही होगा, उनका नंबर कितना वेरी करता है उस पर भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन से, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। देखो सभी को पता होता है कि अमाइनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सभी को पता होता है कि अमाइनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि वो होता है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि उसका बेसिस क्या होता है। तो हमें क्या समझना, उसका बेसिस समझना है क्योंकि क्वेश्चन तो भाई उसी पे आएंगे, एंड दैट इज व्हाई सभी रीड तो सभी करते लेकिन क्वेश्चन सबसे नहीं बनते हैं, ठीक है। ओके तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बोल रहा है कि देखो एसिडिक एग्जांपल दिया ग्लूटामिक एसिड, उसके नाम में ही एसिड है तो ग्लूटामिक एसिड। दूसरा बोल रहा है कि लाइसिन जो बेसिक इन नेचर होता है, न्यूट्रल में वेलिन होता है। मैं इसको कह सकती हूँ वेलापंथी कौन करते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं जिनको कुछ लाइफ से फर्क ही नहीं पड़ता है। बेसिक होता है लाइसिन, मतलब मुझे ना लाइसिन नाम सुन के ऐसा कुछ बेसिक सी फीलिंग आने लग जाती थी, इसलिए मैंने इसको याद कर लिया था कि लाइसिन। और एसिडिक तो ग्लूटामिक एसिड नाम में ही छुपा हुआ है तो एसिडिक में हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। Similarly, there are aromatic amino acids जैसे कि टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन। A particular property of an amino acid is the ionizable nature of NH2 and COH group। सबसे पहले ना हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड को लर्न करते हैं। मैंने कैसे याद किया था पता है, एक स्टोरी बना लो।
ठीक है, कि भाई एक इंसान था जो टायर में जा रहा था, टायर के ऊपर चल के उसने बहुत सारी फिनाइल पी ली एंड दैट इज वाई उसको ट्रिप्टोफैन, उसको ऐसे हवा में उड़ने लगा जैसे उसको महसूस हो रहा था कि कोई फैन चला रहा है उसके आजू बाजू। तो इस प्रकार से मैंने एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को याद किया था। कैसे? टायरोसिन, पर्टिकुलर बंदा टायर से जा रहा है, फिनाइल एनालिन, उसने फिनाइल पी ली एंड दैट इज वाई उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसको कोई हवा दे रहा है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, उसको कोई हवा जैसी फीलिंग आ रही है तो ट्रिप्टोफैन। तो देख रहे हो एक इंसिडेंट से आपने 3 वर्ड याद कर लिया। थोड़ा सा अनयूजुअल एग्जांपल था बट ठीक है, आपको याद हो जाए, दैट्स इट। ये हमारा मेन एजेंडा एंड मोटो है। हेंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। ये बोल रहा है कि अमाइनो जो एसिड है ना, ये ना बड़ा दिलचस्प सा, बहुत ही अच्छा सा कंपाउंड है। ये ना अपनी आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि बोलते हैं ना ऐसे ह्यूमंस जो अपना 2 फेस रखते हैं कि भाई एसिडिक में जाएगा तो वो डिफरेंट बिहेव करेगा, बेसिक में जाएगा तो डिफरेंट बिहेव करेगा। ये सेम कंडीशन ना आपको अमाइनो एसिड के अंदर देखने को मिलेगी। सेम कैसे? जैसे कि देखो NH2 हो गया, CH2 होगा, इनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है भाई जब वो एसिडिक में, बेसिक मीडियम में जाएंगे, न्यूट्रल मीडियम में जाएंगे। उस चेंज इन बिहेवियर के फॉर्म को हम ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि और ना एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आता है कि भाई दोनों ने अपनी, बोलते ना एक ह्यूमन का फेस है, एक में बहुत अच्छा है और एक में बहुत बुरा है, लेकिन कभी कभार ऐसा टकराव आता है जिसमें दोनों बुरे फेस साथ में मिल जाते हैं या दोनों अच्छे फेस साथ में आ जाते हैं। उस फॉर्म को बोलते हैं ज्विटर आयन, यानी कि उसमें आयोनाइजेबल दोनों कंपाउंड, जो कांस्टेंट कंपाउंड है, दोनों आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक आयोनाइज हुआ तो एसिडिक, सिर्फ दूसरा आयोनाइज हुआ तो बेसिक, उसके बेसिस पर डिपेंडेंट है। समझ सकते हो विनोद क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंस है ये, इसमें सिर्फ ये समझना है कि ज्विटर आयनिक फॉर्म होता है, एसिडिक में वो डिफरेंस बिहेव करता है, दैट्स इट। ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं लिपिड्स। सभी को बटर्स पसंद है, चीज पसंद है, तो लिपिड भी आपको पसंद आएगा ही। ये जो लिपिड्स होता है ना, वो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि लिपिड्स आर द वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। दे कुड बी सिंपली a fatty acid as a carboxylic group attached to a R group. अगेन इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि भाई आपको ना फिजिकल के साथ साथ केमिकल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो ना सिंपल फैटी एसिड भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है कि सिंपल फैटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन आपको अभी रिसेंटली क्या याद रखना है कि सिंपल फैटी एसिड होता है। एक फैटी एसिड के पास क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि COOH ग्रुप होता है, अटैच टू अ R ग्रुप, यानी कि यहाँ पे R ग्रुप से अटैच COOH ग्रुप होता है। द R ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल और हाई नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, 1 से लेके 19 तक। ये जो R ग्रुप है ना, ये कार्बन के चेन्स हो सकता है। ये मिथाइल हो सकता है जिसमें 1 ही कार्बन है, इथाइल हो सकता है जिसमें 2 कार्बन है, या हाई नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 से लेके 19 कार्बन तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया भाई, एग्जाम्पल आया NCERT में तो हाईलाइट करके याद रखना है कि पामेटिक एसिड है जिसके पास 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको ये पद मैं बता देती हूँ कि आप आई थिंक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे कि आप जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी फंक्शन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये चेन ग्रुप हो गया, तो जब आप नंबरिंग करते हो ना पूरे चेन ग्रुप में, तो फंक्शनल, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आता हो तो उसकी भी काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पामेटिक एसिड है तो उसके पास कितने कार्बन है। क्वेश्चंस आएंगे इससे कि पामेटिक एसिड के पास 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। असर्शन एंड रीजनिंग में आ जाएगा एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ पे 16 नहीं 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूड कर देंगे तो 1 कार्बन कम हो जाएगा, तो 15 एक ही रहेगा। तो आपको देखो यहाँ पे नंबर भी याद रखना है, यहाँ पे वर्ड भी याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे एक्सक्लूड बोल देगा तो 15 हो जाएगा। तो आपको ये नंबर भी याद रखना है। ठीक है, कि पामेटिक एसिड में 16 होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड जिसके पास 20 कार्बन एटम्स होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, यानी कि वापस याद रखना है कि इस अराकिडोनिक एसिड में 20 होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, लेकिन अगर एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो 19। तो आपको ये नंबर्स याद रखना है, जिसमें मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ आपको वो याद रखना है, तो प्लीज याद रखना, रिस्क मत लेना। क्वेश्चंस आएंगे और आपको नेगेटिव फायदे के चले जाएंगे। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद 1 और मोर डबल बॉन्ड। जैसे कि बोले कि फैटी एसिड में 2 फॉर्म है, आपने देखा होगा बहुत सारे पैकेट्स में लिखा होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है कि डबल बॉन्ड है कि नहीं। एक्चुअल मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड है या तो डबल बॉन्ड है। उसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सा अच्छा होता है, वो डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात है। जब आप न्यूट्रिशनिस्ट बनेंगे तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नाउ बायो में भी क्या चल रहा है
कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड बोला जाएगा। अनदर सिंपल, और क्या बोल रहा है कि एक और सिंपल लिपिड है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। यानी कि एक सिंपल लिपिड, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये सिंपल लिपिड का मतलब बताइए, सिंपल लिपिड के एग्जांपल बताइए। तो सिंपल लिपिड का एग्जांपल क्या है भाई, ग्लिसरॉल है। विद अ ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, मैं लिखूं ट्राईऑक्सी प्रोपेन बनाऊं, ठीक है मैंने यहाँ पे बना दिया। ट्राई मीन्स एक मैथ एथ प्रोप ट्राई ऑक्सी OH, यहाँ पे OH डिपेंड हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा, सिंपल एसिड होता है ये। Many lipid have both glycerol and fatty acid. बहुत सारे ऐसे लिपिड्स पाए गए हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट होता है, साथ ही साथ में फैटी एसिड वाला भी पार्ट होता है। Here the fatty acids are found esterified with a glycerol. Esterified मतलब पता है कि यहाँ से esterified का मतलब एक एस्टर बॉन्ड बनता है। एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, CO और यहाँ पे एक और जो कार्बन या कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा ना, मतलब CO ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं एस्टेरिफाइड कार्बन, जो ग्लिसरॉल के साथ बनाता है। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, यानी कि सिर्फ एक ही ग्लिसरॉल होगा, सब में होता तो एक ही ग्लिसरॉल है लेकिन डिफरेंस होता है फैटी एसिड में। डाइग्लिसराइड हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। देखो आपका ना कंफ्यूजन कि भाई फैट भी वही होता है, बटर भी वही होता है, ऑयल भी वही होता है, बटर बाद में अगेन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है भाई, उनके बीच का डिफरेंस ना मेल्टिंग पॉइंट का है। कि ये याद रखना, क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आते हैं कि ऑयल्स के पास ना लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे कि जिंजिली ऑयल एग्जाम्पल आ गया, तो हाईलाइट करके लर्न करना है कि ऑयल्स के पास ना लोअर बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, जिसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जिंजरी ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। इसलिए आपने देखा होगा ना, कोकोनट आपने ऑयल लिया होगा तो विंटर में जम जाता है, लेकिन ये विंटर में नहीं जमता, इसलिए एक्चुअल में इसको ऑयल बोलेंगे। जो विंटर में नहीं जमेगा वो ऑयल के ऑयल ही रहेगा। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम अ मार्केट? आपको क्या मार्केट से कोई फैट की आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? ओ भाई क्या टास्क दे दिया, हमें तो पता ही नहीं फैट क्या होता है। Some lipids have the phosphorus and phosphorylated organic compound in them. कि कुछ लिपिड्स के पास ना ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ साथ फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होता है, ठीक है। These are called as phospholipids. ऐसे को कौन सा बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स, यानी लिपिड्स में वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो है ही, साथ में क्या आ गया, फॉस्फेट भी आ गया। They are found in a cell membrane. और ये ऐसे कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, ऐसे विचित्र लिपिड कहाँ पे पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ना जो कॉम्पोनेंट पाया गया उसका नाम क्या है, लेसिथिन। Some tissue, especially the neural tissue, have the lipid with more complex structure. कि कुछ न्यूरल टिश्यूज होती है ना, जो लिपिड्स होती है, जो न्यूरल टिश्यू के इर्द गिर्द जो लिपिड्स होती है, लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है, उसके पास तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। माय गॉड, कैन यू इमेजिन, ये फॉस्फोलिपिड तो जस्ट एक प्रकार है इसका, जिसका एग्जांपल लेसिथिन दिया हुआ है, लेकिन उससे भी कॉम्प्लेक्स हमारे न्यूरल टिश्यू में पाया जाता है। इजंट इट ग्रेट? वाओ। अब बोल रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिसमें हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक ना बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक मतलब मैं बोल सकती हूँ डिफरेंट रिंग्स से जुड़ा हुआ कंपाउंड बना है जो, ठीक है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, कुछ जैसे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। देखा तो ये आपको ना 12th के चैप्टर में बड़ा काम आएगा, यहाँ भी बहुत काम आएगा, तो याद कर लेना कि नाइट्रोजनस बेस ये आपको डीएनए में देखने को मिलेगा। 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक डीएनए में वो 4 ही होते हैं। यूरासिल एंड थाइमिन क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू द शुगर दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि देखो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर अगर है तो इन दोनों को मिला के हमने एक नाम दे दिया न्यूक्लियोसाइड। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्टेरिफाइड, एस्टेरिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया ना, कार्बन CO ऐसा बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं एस्टेरिफाइड, यानी कि जब वो जुड़ता है तो एक एस्टेरिफाइड बॉन्ड का निर्माण कर लेता है टुवर्ड्स शुगर एंड दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। अगेन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, हाईलाइट कर दो कि भाई देखो नाइट्रोजन हो गया, शुगर हो गया, प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इसको तो हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोसाइड। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। और जो नेक्स्ट वाले इसमें फॉस्फोरस भी ऐड हो गया, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फोरस तीनों ऐड हो गया, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये टीटा
टाइड वाला है और ये साइड वाला है, याद रखना। क्यों साइड वाला? क्योंकि साइड पे आके एस पे आके खत्म हो जाता है, ये फास्फोरस पे आके खत्म होता है, इसलिए टाइड बोला गया। इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 नाइट्रोजनस बेसेस है उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कौन से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। 5 चीज आपको ऑन द टंग्स, टिप ऑफ द टंग्स होने चाहिए, ठीक है। एडोनिसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटोडीन आर न्यूक्लियोसाइड। इंपॉर्टेंट कि अगर नाइट्रोजनस बेस जो एडेनिन है वो शुगर के साथ जब ज्वाइन होगा तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियोसाइड कौन सा है इन तीनों में से और कौन सा नहीं है, ये चारों दे देंगे, एडेनाइन दे देंगे, एडोनिसिन दे देंगे, तो आपका आंसर एडिनोसिन होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगी गुआनिन है, गुआनिन को मैंने शुगर के साथ अटैच कर दिया, दूसरा मैं चेंज कर लेती हूँ कि गुआनिन है, गुआनिन को मैंने शुगर के साथ अटैच कर लिया तो गुआनोसिन हो गया। साइटोसिन को मैंने अगर शुगर के साथ अटैच कर लिया तो साइटिडीन बन जाएगा जो न्यूक्लियोसाइड है। यूरेसिल को मैंने अगर शुगर के साथ कंबाइन कर लिया तो यूरिडीन बन जाएगा। अगर मैंने थाइमीन को किया तो थाइमिडीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट, समझ में आया? सिमिलरली इसके साथ मैंने फास्फोरस भी जोड़ दिया तो एडिनाइलिक एसिड बन जाएगा, थाइमिडाइलिक एसिड बन जाएगा, गुआनिलिक एसिड बन जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड बन जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड बन जाएगा। अगर इनके साथ मैंने फास्फोर जोड़ दिया तो इनका नाम भी चेंज होगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि ओके इसमें सिर्फ नाइट्रोजन शुगर है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन शुगर और फास्फोरस है, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। समझ में आया? आपको ये तीनों नाम याद होना चाहिए, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, चारों नाम याद होना चाहिए। जब वो शुगर के साथ से अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, अगर वो शुगर और फास्फोरस दोनों के साथ अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, वो याद होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। मैंने आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड से एसोसिएटेड है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको 12th में मिलेगा कि भाई ये पूरा ना जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब ना सारे स्ट्रक्चर्स है जो आपको केमिस्ट्री में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू ले सकते हैं इसका कि पहले शुगर का दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ग्लूकोज है, राइबोज है, जो आपको शुगर जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा चल समझते हैं कि अमाइनो एसिड्स भी दिया हुआ है कि अमाइनो एसिड्स में 3 दिया हुआ है, ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन में। जैसे मैंने बताया था कि ग्लाइसिन बहुत सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है जिसमें सिर्फ एच होता है, वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है आर के अंदर। कैन यू सी द हाइलाइटेड पॉइंट कि यहाँ पे जो वेरिएबल आर ग्रुप था उसकी जगह पे एच आया है, यहाँ पे जो वेरिएबल आर ग्रुप था उसमें सिर्फ सी एच थे, इसको भी हमने एलेनिन बोला है। यहाँ पे जो वेरिएबल ग्रुप था वहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया हुआ है, सीरीन दिया हुआ है। ये देखो ये एनक्लोज्ड फॉर्म में है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर कैसे बना कैसे नहीं बना आपको केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पे उसमें कंटेस्ट होगा तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अभी मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के पूरा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये बायोडायनामिक में इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए उसके लिए। क्वेश्चंस बायो में नहीं आएंगे इसके रिलेटेड, बट हाँ केमिस्ट्री में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं फैटी एसिड्स के ऊपर कि हम समझते हैं कि भाई फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से मिलके हमारा क्या बनता है, लिपिड बनता है। देखते हैं फैटी एसिड कौन सा। सबसे पहले हम 16 कार्बन वाला पढ़ा था। 16 कार्बन वाला कौन सा है, पार्मेटिक एसिड। आप देख रहे हो कि ये देखो ये 40, ये 15, ये 16, लेकिन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर एक्सक्लूडिंग बोलता तो 15 ही होता है, इसको पार्मेटिक एसिड बोला गया। ग्लिसरॉल जो मैंने आपको बना के बताया था कि कैन यू सी दिस इज द प्रोपेन स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने OH को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज ट्राइग्लिसराइड, जहां पे देखो यहाँ पे जो क्या है ग्लिसरॉल के अंदर ना हमने वेरिएबल आर ग्रुप, और ये देख रहे कैन यू सी CO C बॉन्ड एस्टेरिफाइड हो गया है। आपने देखा कि एस्टेरिफाइड हो गया कि CO C बॉन्ड, इसके वजह से हमने इसको फैटी एसिड नाम दिया कि इन दोनों का मिश्रण, किसका, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का मिश्रण हमने क्या देखा है कि फैटी एसिड का निर्माण। सो कैन यू सी दैट, अमेजिंग राइट। अभी हमने देखा कि जो ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसके अंदर ये फैटी एसिड तो होता ही है, ग्लिसरॉल तो होता ही है, साथ ही साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी आके जुड़ जाता है। देख रहे हो कैन यू सी दैट। इसको हमने बोला लेसिथिन, इसका एग्जांपल फॉस्फोलिपिड है। देख रहे हो कि ट्राइप्रोपेन तो ये है, उसका जो H है ना हाइड्रो, जिसका जो O है, यहाँ पे देखो ये तीनों O हो गया, तीनों H को हटा के इन्होंने कुछ डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। देखो COR, ये देखो यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, इसके इसका नाम फॉस्फोलिपिड हो गया, इसका नाम लेसिथिन दे दिया। ये स्ट्रक्चर याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूरे इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि फॉस्फोलिपिड में कितने N है, भाई एक ही N है, एक ही N है, जैसे C3 CH3 जुड़े हुए हैं। कितने एस्टर बॉन्ड है, कितने फॉस्फेट बॉन्ड है, याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो इसको, ये स्ट्रक्चर को कम से कम 10 बार बना के याद रखो, किसके हर एक चीज। आप एक बार स्ट्रक्चर याद कर लो ना, कितने ही क्वेश्चन पूछेगा। 1000 क्वेश्चन लर्न करने से अच्छा एक डायग्राम ही लर्न कर लो। जितने भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद फटाफट से डायग्राम बना लेना एंड सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे आपके पास, isn't it?
तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फैटी एसिड है, कैन यू सी दैट इसके अंदर कैसे रिंग्स वाले साइकिल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, इसको हमने बोला कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कितने डबल बॉन्ड है, पूछ लेगा तो एक ही डबल बॉन्ड है भाई, स्ट्रक्चर में हमें ये एक ही दिख रहा है, तो ये याद है। कुछ कुछ जो यूनिक चीज है स्ट्रक्चर के अंदर वो याद रखना है। कितने OH ग्रुप है, एक है, कहाँ पे लगा हुआ है, कितने रिंग है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग प्रेजेंट है, तो ये सब पूछेंगे, ये सब आपको आंसर देना आना चाहिए, इसलिए बस ये डायग्राम ही लर्न करो। ये डायग्राम जितने भी इसमें डायग्राम है ना आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि फैट्स एंड ऑयल के ऊपर। हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया फैट्स एंड ऑयल। अभी हम चलते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर कि कैसे काम करता है नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि एडेनिन है हमारा, प्यूरिन, देख रहे हो हेटेरोसाइक्लिक है, दो डिफरेंट साइकिल्स जुड़े हुए, एडेनिन है। दिस इज पाइरिडिमीन। आपको पता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल हमने पढ़ा था। एडिनाइलिक एसिड जिसमें देखो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, तीनों मिलके एडिनाइलिक एसिड बन गया। यूरिडीन देखो यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज शुगर, दिस इज नाइट्रोजनस बेस। एडिनोसिन, दिस इज शुगर, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शुगर की बात की, एक प्यूरिन की बात कर दी, पाइरिडिमीन की बात कर दी है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया हुआ, स्ट्रक्चर याद कर लो भाई। क्वेश्चंस कुछ भी बोल सकते, कितने डबल बॉन्ड है, कितने सी कार्बन का CO बॉन्ड, कितने CO बॉन्ड प्रेजेंट है पाइरिडिमीन के अंदर, ज्यादा नहीं पूछेगा। जो यूरेसिल नहीं पूछेगा कि यूरेसिल का दिया नहीं हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है मेक श्योर आप उसको तो अच्छी तरीके से लर्न करो। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ लिया हमने, दो न्यूक्लियोसाइड दो पढ़ लिया, न्यूक्लियोटाइड दो पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कि हमने पढ़ा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लिविंग टिश्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में, ओके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या बोल रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। The most exciting aspects of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small, big, from living organisms, determining their structure and possible synthesizing them. इन्होंने बोला है कि देखो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आइसोलेट करते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, आपने मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा होगा, अब पढ़ोगे या पढ़ा होगा ऑलरेडी, उसमें हमने देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ें अर्थ से आइसोलेट करते हैं फॉर आर बेनिफिट। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी प्रोडक्ट्स आइसोलेट करते हैं। डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर, हम लोग के स्ट्रक्चर को पता करते हैं, या तो हम ऐसा भी सोचते हैं कि हम इसे सिंथेटिकली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। If one were to make the list of biomolecules, such as the list have thousands of organic compounds including amino acids, sugars, etc. हमने अगर लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल हमने एज अ ह्यूमन बीइंग के अंदर फाइंड आउट किया तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि अमाइनो एसिड्स, शुगर एक्सेट्रा, ये सब हमें मिल सकता है। और भी बहुत है, लेकिन लिस्ट डाउन करने जाएंगे तो पूरा एक पेज ही एनसीईआरटी का सिर्फ नामों से भर जाएगा, और फॉर श्योर आपको वो चीज़ याद करनी पड़ेगी जो ऑफकोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फॉर द रीजन दैट आर गिवन इन द सेक्शन 9.10 कि 9.10 में क्या रीजन दिया है, दिस इज 9.3, लेकिन फॉर दैट रीजन गिवन इन द सेक्शन 9.10 वी विल कॉल दिस बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट्स। ये ऐसी चीजें जो हम आइसोलेट करते हैं। अब देखो सेक्शन 9.10 में जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हमें एज ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स इज नथिंग बट हम उस बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट बोलेंगे। In animal tissue, one notice that the presence of all such category of compounds shown in 9.1, these are called as the primary metabolites। कि हमने जो ऊपर भी जो भी बोला, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे बायोमोलिक्यूल जो हमारे बेसिस को फॉर्म करते हैं, उस बेसिक रिक्वायरमेंट, उस बेसिक बायोमोलिक्यूल हमको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। However, when one analyzes the plant, fungal and microbial cells, one would see the thousands of compounds other than these primary metabolites. For example, alkaloid, flavonoids, rubbers, essentials oil, antibiotic, colored pigments, scents, gums, spices. These are called as secondary metabolites. सिंपली क्या देखो, मेटाबोलाइट इज नथिंग बट अ बायोमोलिक्यूल। प्राइमरी और सेकेंडरी किस बेसिस पे होगा, प्राइमरी ऑफ कोर्स, यानी कि हमारी वो प्राइम नीड है, उसके बिना बॉडी या कोई भी ह्यूमन सेल, ऑर्गेनिजम्स के सेल्स कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो बेसिक लाइक अमाइनो एसिड, शुगर, बहुत सारे फॉस्फेट्स, ये सब उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बट कुछ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं कि जिसको हमने अगर आइसोलेट भी कर लिया तो वो पर्टिकुलर सेल ना अपने वर्किंग स्टेट में ही होगा, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भले ही जिस सेल से हमने आइसोलेट किया उसको निकाल भी देंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एज ए ह्यूमन हमें बहुत फायदेमंद होगा।
राइट। तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कि व्हाइल द प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव द आइडेंटिफिएबल फंक्शन, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है ना उनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो हमें पता होती है, एंड प्ले नॉन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन वो इसके साथ साथ उनका, पहली बात तो उनका हमें फंक्शन पता है, दूसरी बात ये कि उनके बिना ना फिजियोलॉजिकल कुछ प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। सब कुछ होना इंपॉर्टेंट है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट होना ही चाहिए बॉडी में ताकि वो फंक्शन कर सके। We do not at a moment understand the role or the function of all the secondary metabolite। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, हमने उसके फंक्शंस को अभी तक डिटरमाइन ही नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल कलर्ड पिगमेंट, जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं अपने आप अपने इसमें कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसका क्या फंक्शन हमें पता नहीं चले, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसकी वजह से हमने क्या करते हैं, हम आइसोलेट कर लेते हैं उसे इन अ होस्ट सेल। हाउएवर मैनी ऑफ दीज आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है, हमारे ह्यूमन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बस हमें वही देखना चाहिए कि भाई हमें इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। उनके लिए क्या है, वो हमारा प्राइम मोटो नहीं है। वी आर सो सेल्फिश राइट नाउ। तो बोला कि ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक ह्यूमन प्लांट के अंदर क्या मायने रखता है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे ह्यूमन बॉडी में बड़ा ही यूजफुल है। However, many of them are useful to human welfare। कभी कभार बहुत सारे अच्छे कामों में होता है, जैसे कि जो रबर्स हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, सेंस एंड पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें ना हम कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे ये टेबल है ना, इसमें एग्जांपल भी दिया, हम ये पढ़ेंगे, टेबल इंपॉर्टेंट है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कि जो इकोलॉजिकल वे में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। लेकिन हमें इसका जस्ट बेसिक लेवल को टच करके जाना है, क्योंकि इसमें और भी डीप स्टडीज, ऑफ कोर्स यू नो ना, किसी चीज़ की भी स्टडी जितना करे उतना कम है। तो ये ना जस्ट बेसिक लेवल पे इसकी डीप स्टडी आपको आगे जाकर हायर क्लासेस में मिलेगी। लेकिन अभी हम ना टेबल पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चन तो भाई मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है ये टेबल। सो इंपॉर्टेंट बता नहीं सकती हूँ मैं। ठीक है, चलिए इसको याद करना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल, क्वेश्चन बोल देगा कि पिगमेंट्स बताओ, तो कैरेटिनॉइड, एंथोसाइनिन एक्सेट्रा। ये ना आपको और भी अच्छे तरीके से लर्न हो जाए, जितना बॉटनी के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ोगे ना, उतना ये तो ऐसे इजी हो जाएगा। जितने बार आप चीज़ों को लर्न करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आपको माइंड में क्लिक होगा। आई नो आपको फर्स्ट टाइम देखने के बाद लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी है, बट इसको आपको बार बार करना है। जैसे कि पिगमेंट हो गया, कैरेटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन, अगर आपने यहाँ पे ये लर्न कर लिया ना, आगे जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे कलर्स के बारे में बहुत आपको कलर्स के बारे में पता चलेगा, उसमें आपको वो वे बहुत ही इजी रहेगा याद करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पिगमेंट्स में क्या हो गया, पिगमेंट्स में हो गया कैरेटिनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड्स। इसमें क्या करना भाई, आपको याद रखना, ये मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 10 स्टार भी कर लोगे ना तो भी कम पड़ेगा, लेकिन याद होना चाहिए। हाँ, रात में नींद में पूछो ना कि भाई पिगमेंट्स के नाम कौन से है, तो कैरेटिनॉइड और एंथोसाइनिन। एल्केलॉइड्स में क्या क्या होगा, मॉर्फिन एंड कोडीन, याद रखना एल्केलॉइड्स। ये आपको ना आगे जाके आप बहुत सारी जूलॉजी के अंदर एक पोर्शन आएगा, उसके अंदर पूरा ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है पूरे, उसमें भी मॉर्फिन एंड कोडीन आएगा, बट यहाँ पे भी याद कर लो आप। टर्पिनॉइड्स में क्या होगा, मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स। ये तो भाई सिनोनिम्स है ना, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स। आपको एग्जांपल में दिखेगा, आपको 4 ऑप्शन में दिखेगा, फटाक से टिक मार कर देना। एसेंशियल ऑयल्स में क्या हो गया, लेमन ग्रास ऑयल एक ही दिया हुआ है, दैट इज एक्सेट्रा। टॉक्सिन्स में होगा आर्बिन और राइसिन, जैसे कि यहाँ पे IN आ रहा है, इसमें भी IN आ रहा है, इसमें भी IN है। मैंने तो ऐसे याद किया, तो क्योंकि हमें 4 ऑप्शन है ना भाई, हमारे पास तो है क्या, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक को आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स कर लो कि भाई आपको देखते ही आंसर टिक मार्क हो जाए, आपको उसको याद ना करना पड़े वो कौन सा टर्पिन था या कौन सा टॉक्सिन था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे टॉक्सिन के अंदर IN आ रहा है, आर्बिन के अंदर भी IN आ रहा है, राइसिन के अंदर भी IN आ रहा है। नेक्स्ट होता है लेसिथिन्स। लेसिथिन में कॉन्कावेलिन A इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कर देखना ना आपको ये, क्योंकि ये देखो ना इसमें सारा सिनोनिम्स है और आपको ये आगे के चैप्टर्स में भी आएंगे, तो जैसे जैसे आपको चैप्टर बढ़ेगा ना आपको ये और भी पक्का होते जाएगा, और भी ज्यादा याद होते जाएगा। लेकिन ये देखो ना लेसिथिन कॉन्कावेलिन ये ज्यादा आया नहीं है और लोग ना ज्यादा ये याद भी नहीं कर पाते, तो ज्यादा क्वेश्चन लेकिन इससे याद है, तो याद रख लेना। ड्रग्स की बात करेंगे, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन इंपॉर्टेंट है। लोग किसमें कंफ्यूज होते हैं पता है, एल्कलॉइड एंड ड्रग्स के अंदर। लोगों को लगता है कि मॉर्फिन एंड कोडीन ड्रग्स है और एल्कलॉइड के अंदर वो विनब्लास्टिन और करक्यूमिन रख देते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखना कि एल्कलॉइड मॉर्फिन और कोडीन है और ड्रग्स क्या होता है, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट चलते पॉलीमरिक सब्सटेंस। ये तो बहुत ही इजी, सबको पता होगा पॉलीमरिक सब्सटेंस के बारे में, रबर, गम, सेल्यूलोज। तो मेरे साथ सब वापस से बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, सब वापस से बोलेंगे। पिगमेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, कैरेटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड्स के अंदर मॉर्फिन, कोडीन।
टर्पिनॉइड्स के अंदर मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स एक्सेट्रा, एसेंशियल ऑयल के अंदर लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा, टॉक्सिन के अंदर आर्बिन एंड राइसिन, लेसिथिन के अंदर कॉन्कावेलिन ए, ड्रग्स के अंदर विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन एक्सेट्रा, पॉलीमरिक सब्सटेंस के ऊपर रबर, गम, सेल्यूलोज। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसकी हमने बातें की थी। तो हम फर्स्ट पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद आपको अगेन एक बार खुद से एनसीईआरटी रीड करनी है और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और आगे बहुत भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी यूजफुल होगा, आगे सारे चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैं चाहती हूँ आपको कि आप ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद खुद से भी पढ़ें और हर चीज़ याद करते जाए ऑन द स्पॉट। इंपॉर्टेंट यही है कि आप ऑन द स्पॉट याद करें, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। आप करते हुए जाएंगे तो आगे के चैप्टर इजी लगेंगे, बिकॉज 11th एंड 12th आपके 10th जैसा नहीं है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीज रिलेटेड है। तो आप याद करिए ये टेबल। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आप इसको अच्छे से रट जाएंगे। ड्रिंक इट लाइक अ शेक एंड लर्न इट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।